नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले डीलेड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डीलेड एग्जाम के लिए दोस्तों आज हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। अगर आप डीलेड एग्जाम आपका है या फिर आप डीलेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने शब्दों में करना है, फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते। आज जो हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे वो आपका सेकंड सेमेस्टर 2023 का है, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 8 जनवरी 2024 में। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे और क्वेश्चन पेपर आपका है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें समय मिलता है आपको 2 घंटे का और पूर्णांक इसका होता है 50 होता है। और आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, छोड़ना नहीं रहता आपको। इसमें बहुविकल्पी रहते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं, जो देखिए जो आपको 25 शब्दों में आपको सॉल्व करना है। बहुत बच्चे होते हैं जो अति लघुत्तरी उनको आता रहता है, उसे बहुत ज़्यादा शब्दों में लिख देते हैं क्योंकि उनको आ रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हाईएस्ट 25 शब्दों में पूर्ण करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि समय आप उसमें नुकसान करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। कि एग्जामिनर जो उसका पूर्णांक है उससे ज़्यादा नंबर तो देगा नहीं। आप उसे 10 पन्ने में लिख दीजिए जो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एग्जामिनर जो है ज़्यादा नंबर दे देगा नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है और जो लघु उत्तरी है दोस्तों वो लगभग आपको 75 शब्दों में लिखना है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा क्या गया था। इसमें एक पुस्तक की बात किया गया है कि एमिल पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास कांट है, प्लेटो है, रूसो है, अरस्तु है। देखिए एमिल पुस्तक की अगर हम सब बात करें तो इस पुस्तक को रूसो ने लिखा था और लिखा कब था, 1762 में लिखा था। 1762 में लिखा था। इन्होंने पुस्तक में जो केंद्र था, इस पुस्तक का जो केंद्र था बच्चों के विकास पर केंद्र था और शिक्षा के दर्शन पे केंद्र था। इस पुस्तक के बारे में जो बात किया गया है, शिक्षा के दर्शन के बारे में बात किया गया है और बच्चों के विकास के बारे में बात किया गया है। इसके 5 भागों में इसे विभाजित किया गया था इस पुस्तक को। अगर हम सब पांचों भागों की बात करें तो जिसमें बच्चे के बारे में बताया गया था कि शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वयस्कता, इन्हीं सब के बारे में इस पुस्तक में बात किया गया था। लिखा किसके द्वारा गया था, रूसो के द्वारा लिखा गया था। किस सन में लिखा गया था, 1762 में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, में आदर्शवादी बात कर रहे हैं कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ये आपको बताना है कौन ऐसे है जो कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। ऑप्शन है आपके पास प्लेटो है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है या फिर मरिया मांटेसरी है। अब इसमें देखिए दोस्तों, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री आपको पता होगा प्लेटो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी भी हैं, लेकिन मारिया मांटेसरी नहीं है। जो मारिया मांटेसरी है दोस्तों वह आपका आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। इन्होंने जो एक मांटेसरी पद्धति का विकास किया था, प्रणाली का विकास किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि बाल केंद्रीय शिक्षा पर जोर दिया था। बाल केंद्रीय शिक्षा इनकी जो यह पद्धति थी, मांटेसरी शिक्षा प्रणाली, इस पे जो है इन्होंने बाल केंद्रित बच्चों की इंगेज करके पढ़ाने पर जोर दिया था। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1870 में हुआ था, इटली में हुआ था। मांटेसरी का 1870 में इटली में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी दोस्तों वह 1952 में हुई थी नीदरलैंड में। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षा विकास है, यह विकास करना तथा अवृद्ध करना ये जीवन है। यह कथन है दोस्तों किसका, जॉन डीवी का है, प्लेटो का है, कांट का है या फिर अरस्तु का है। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी दोस्तों। शिक्षा विकास है और विकास करना ही, अवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन दोस्तों जॉन डीवी का है। जॉन डीवी की अगर हमसे बात करें तो जॉन डीवी दोस्तों इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, इस पे जोर दिया था। इस सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया था और जॉन डीवी ने। जॉन डीवी दोस्तों 1859 में अमेरिका में इनका जन्म हुआ था और 1952 में अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो इनकी कुछ पुस्तक है उसको आप जानते रहिए, आपके एग्जाम में पूछा गया है इनके कुछ पुस्तक के बारे में। इसमें आपको डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, 1916 में यह प्रकाशित हुई थी। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन है, यह भी 1838 में प्रकाशित हुआ था। द साइकोलॉजी एंड सोसाइटी जो कि 1899 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए
प्रवज्जा संस्कार एक होता है दोस्तों। प्रवज्जा संस्कार, देखिए संस्कार कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है, प्रवज्जा संस्कार। पहला ऑप्शन है गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। यह जो संस्कार है दोस्तों, प्रवज्जा संस्कार, यह किससे संबंधित है, यह बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति से संबंधित है। इसमें होता क्या है उसको बताते हैं आपको। इसमें होता है दोस्तों, जो यह संस्कार को धारण करता है, सांसारिक जीवन को त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसमें आपको कहना होता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता है, गुरु के पास शरण लेना होता है, संन्यास जीवन का प्रारंभ करना होता है, साधना और धर्म का पालन करना होता है। ये प्रवृत्ति संस्कार है जिसमें में सभी जो मोह माया है, जो आपके पारिवारिक जीवन है, उसे छोड़कर आप गुरु के पास साधना में लीन हो जाएं, वही प्रवज्जा संस्कार होता है। यह दोस्तों बौद्धकालीन का बहुत ही बौद्धकालीन से संबंधित है। इस चीज़ को आप जानते रहिए। इसमें एक चीज़ और नोट करिएगा कि इसमें पूछा गया था एक बार, प्रवज्जा संस्कार के दौरान जो व्यक्ति होता है, त्रिरत्न त्रिरत्न पूछा गया है। त्रिरत्न क्या होता है, बुद्ध धर्म और संघ की शरण लेता है, तो यही आपका त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न में कौन कौन आते हैं, बुद्ध आते हैं, धर्म आते हैं और संघ आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। क्या नहीं पढ़ाया जाता है, इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। अब इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है, नीति शास्त्र दोस्तों। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। क्या नहीं पढ़ाया जाता, नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। अगर इसकी बात करें तो बौद्धकालीन पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत कौन को क्या क्या आते हैं, इतिहास, ज्योतिष, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्क शास्त्र का अध्ययन आया जाता है। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वर्धा में पूछा है। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1937 में, 1986 में, 1938 में, 1940 में। वर्धा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है, 1937 में दोस्तों वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब हुआ था, 1937 में हुआ था। कब हुआ था, तो 22 और 23 अक्टूबर 1937 में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष थे, इसके किसके नेतृत्व में हुआ था, आप जानते रहिए, यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो क्या थे दोस्तों, मुगल काल की बात कर रहे हैं, मकतब था, मदरसे थे, दरगाहें थी या फिर खानकाहें थी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदरसे थे दोस्तों। मुगल काल में जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे, क्या थे, वह आपके मदरसे थे। लेकिन इसमें एक चीज़ और आप जानते रहिए, जो प्रारंभिक शिक्षा, अब बच्चा पैदा होगा तो सीधा मदरसे में तो जाएगा नहीं, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वह कहाँ पे होती थी, इसको भी आप जानते रहिए, वह मकतब में होती थी। लेकिन उच्च शिक्षा कहाँ पे होती थी, वह मदरसे में होती थी। बाल देवो भव, यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी, बाल देवो भव। ऑप्शन है पहले प्रोविल के, रूसो की, गिजू भाई वाइदिका की या फिर जांडेवी के। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, गिजू भाई वाइदिका की, बाल देवा भव है। जो गिजू भाई थे, गिजू भाई मानते थे कि जो बालक होता है, बालक को देवता मानते थे कि यह देवते के समान होते हैं, बालक की आत्मा स्वतंत्र होती है, इसलिए उन्हें देवता मानते थे। कौन, गिजू भाई का। फिर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी या फिर 11 फरवरी। जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको आप जानते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मतलब है कि आप भी समझिए कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है घुमा फिरा के। अगला जो क्वेश्चन है, युग धर्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को,
एक दोनों को या फिर लास्ट उपयुक्त तो कोई नहीं, युग धर्म कहा जाता है। तो युग धर्म किसे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, में ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि पहला भी गलत है और दूसरा भी है, और इसलिए तीनों गलत हैं। अगर हम सब युग धर्म वह मार्ग है, कौन सा मार्ग है बताते हैं आपको, जो एक युग में आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल प्रख्यात मार्ग है, वही आपका युग धर्म कहा जाता है। तो इसमें ऐसा कोई था नहीं, इसलिए आपका यह सभी ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है दीवा स्वप्न एक पुस्तक है, दीवा स्वप्न, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास गिजुभाई बधेका, सेकंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, लास्ट ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका जो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं, यह गुजराती लेखक थे दोस्तों, इसको भी आप जानते रहिए। कैसे लेखक थे? गुजराती भाषा के लेखक थे और महान शिक्षा शास्त्री थे। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? आपको पता होना चाहिए कि जो राजभाषा है दोस्तों, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कि अगर आप कहिए कि भारत भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। ऑप्शन है आपके पास हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, फारसी है। आपको पता होगा जो राजभाषा है, तो यह आपका ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही है, हिंदी है। यह राजभाषा का दर्जा मिला है क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में अगर कोई भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो हिंदी है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसलिए नहीं मिल पाया कि जो अलग अलग भाषा बोलने वाले हों विरोध करते हैं कि अगर हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो फिर हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना, इसलिए विरोध की वजह से आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसके बारे में आप और जानते रहिए कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला था। किसको? हिंदी को मिला था। 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी। दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी दोस्तों, ये सभी कहा जाता है। भ्रष्टाचार की शिक्षा भी दूरवर्ती शिक्षा कहा जाता है, दूरस्थ शिक्षा भी, स्वतंत्र अध्ययन भी, ये सब आपके दूरवर्ती शिक्षा कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था शिक्षा जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है? जॉन डेवी ने, एडम्स ने, फ्रोबल ने या फिर सुकरात ने। राइट आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, एडम्स ने। एडम्स ने कहा था कि एक मिनट, कौन सा, हाँ, एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो राइट आंसर इसका एडम्स है। इन्होंने कहा था, एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के शासन व्यवस्था है, कहा है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, सीले ने, बाइडो वोड ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नंबर, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता के शासन व्यवस्था है। यह लोकतंत्र की परिभाषा दिया था किसने? अब्राहम लिंकन ने। अब हम सब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, यहाँ तक तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन था, वैकल्पिक क्वेश्चन था, उसको आपको सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है, जैसे इसमें पूछा गया है कि इसको आपको 25 शब्दों में लिखना है। अब देखिए, एक अंदाजा आप बना लीजिए 25 शब्द होते कितने हैं। बस 25 शब्द से ज़्यादा आप ना लिखिए। आप 25 बजाय 50 लिख देंगे, एक नंबर है, एक नंबर से बजाय आपको 2 नंबर नहीं देंगे, आपको आधा नंबर देंगे या फिर 1 नंबर देंगे, यही नंबर देंगे। 1 नंबर से ज़्यादा नहीं देंगे, आप कितना भी लिखेंगे। लेकिन लिखने का तरीका आपको होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए। कोई हेडिंग है या आप नीचे, चाहे आपके पास स्केच पेन है तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, हाँ ये पता चलता रहे कि यह इसका आंसर है। बीच में कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए, उसे आप अंडरलाइन कर दीजिए या फिर उसे मार्क कर दीजिए, हाँ यह जो जांचने वाला है उसका निगाह पड़ जाए, हाँ यह चीज़ बच्चा बताने का प्रयास किया कि यह मुख्य है। इसमें अगला जो 16वां क्वेश्चन था, पूछा गया था वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको आपको बताना है। देखिए, इसमें शाब्दिक अर्थ पूछा है, आपको बताना है उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, उपनयन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। उपनयन का मतलब क्या होता है? मतलब आपको पहले बताते हैं। उपनयन का मतलब होता है कि निकट लाना या पास लाना। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है निकट लाना या पास लाना। किसे निकट लाना दोस्तों?
यह संस्कृत शब्द उपनयन से लाया गया है, उपनय से लाया गया है। यह कि जो उपनयन है यह संस्कृत शब्द से उपनय से आया हुआ, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है दोस्तों, किसी गुरु के पास जाकर, बच्चे को किसी गुरु के पास भेजकर या फिर किसी गुरु के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करना। हम किसी अपने, जैसे हमारे पास कोई बच्चा है, हम इसे उपनयन माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं, तो हम गुरु के पास भेजेंगे, वहाँ पे जाके बच्चा पूरा अपना शिक्षा दीक्षा पढ़ेगा, फिर पढ़ के फिर आएगा। यही होता है उपनयन। अब उपनयन, इसमें हमको उपनयन नहीं बताना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही आप जानते रहिए कि निकट लाना या फिर पास आना, पास लाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यहाँ पर हम बच्चों को गुरु के पास भेजकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसे जनेऊ परंपरा से, जनेऊ पहनने की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। किसको? उपनयन से, उपनयन को। अब जानते हैं, देखिए शाब्दिक अर्थ अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संचयन की उपयोगिता बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप खुद से इसी का बना के आंसर दे सकते हैं। बताइए जल संचयन की उपयोगिता, आप खुद ही बता सकते हैं। जल संचयन, अगर हम जल को संचयन कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, उससे हमको क्या फायदा है। इसे अभी तो नहीं, लेकिन पहले गांव में बावड़ी होती थी, तालाब होता था, वहां पे वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता था। किया क्यों जाता था? क्योंकि दोस्तों जरूरत पड़ने पर हम उस जल का उपयोग करके सिंचाई कर सकें, खेत का, हमारे जो गेहूं है उसे हम सींच सकें। यह जल संचयन की उपयोगिता है। जानवरों को पीने के लिए हो जाएगा दोस्तों, जो जानवर हैं उन्हें पीने के काम आता था। तो इन सब आपको बना के लिखना है। इस पे आप हेडिंग डालिए, जल संचयन की उपयोगिता। तो अपने हिसाब से इसमें बनाइए, जो इम्पोर्टेंट शब्द आए कुछ उसको नोट डाउन करते जाइए, कि इस प्रकार से आप बना के खुद से लिखने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिए। अगला है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक है। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए बताएं, आपको बताना है। ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक आवश्यक है। अब देखिए एक तो बिंदु है नहीं, बहुत सारे बिंदु, लेकिन आपको खुद से समझना पड़ेगा कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। देखिए इसमें समानता की बात किया गया है, हम आपको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं समानता। देखिए समानता मतलब होता है कि जैसे आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, मतलब 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे आप देखेंगे, नोट करिएंगे तो 25 बच्चे में बहुत बच्चे होंगे जो बहुत गरीब परिवार से आते होंगे, और बहुत बच्चे होंगे जो बहुत अमीर परिवार से आते होंगे। लेकिन वहाँ पे कपड़े आप देखें, कपड़े सभी के एक जैसे होते हैं, ड्रेस लगा है तो एक ही कलर का सभी कपड़ा पहने हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कौन सा ज़्यादा अमीर है, कौन सा कम अमीर है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि सभी के कपड़े एक जैसे हैं, ड्रेस सब पहन के आए हैं। तो यह चीज़ होता है समानता। समानता दोस्तों तभी तो आएगा, आप बच्चों को एक सामग्री उपलब्ध कराइए, जैसे पढ़ने की जो सामग्री हैं, किताबें हैं, कापी हैं, इन सबको उपलब्ध कराएं ताकि बच्चा पढ़ सके। ऐसा नहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा कापी किताब है, कोई कापी किताब ही नहीं है, फिर वो कैसे समानता आएगी? नहीं आएगी। शैक्षणिक अवसरों की समानता के लिए आपको बच्चों को कापी किताब उपलब्ध कराना चाहिए, पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए, जो उसका ड्रेस है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। उनकी क्षमता अनुसार, उनकी क्षमता अनुसार संसाधन भी उपलब्ध कराना चाहिए। यही समानता होता है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो समान रखते हैं। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? देखिए बाल श्रमिक की अगर हम सब बात करें तो आज आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी शहर में चले जाएं, आप बाल श्रमिक जरूर देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे उनको काम कराया जाता है। इस काम कराने का उद्देश्य होता है कि कम पैसा देना होता है, कि हम कम पैसे में बच्चों से काम करा लेते हैं तो हो जाता है। अब कारण क्या क्या हो सकता है, आप खुद से समझिए कि इस कारण क्या हो सकता है। अब सोचिए कि जैसे छोटा बच्चा है, मजदूरी कर रहा है, क्यों क्यों कर सकता है? देखिए इसमें जो एग्जाम होता है, क्वेश्चन खुद से ही बना के लिखना पड़ता है। अगर आपको हम रटाने का प्रयास करें कि हाँ नहीं नहीं यही रट लो पास हो जाए, नहीं पास हो गए। तो खुद से बनाने का प्रयास करिए, कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन। अब सोचिए कैसे छोटा बच्चा है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे काम पे भेज देते हैं। ये सब बहुत सारे कारण हैं, इस प्रकार से कारण आप लिख सकते हैं। और जो सबसे बड़ा कारण है गरीबी है दोस्तों। बाल श्रमिक बनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो गरीबी है। और उसके साथ साथ जब परिवार में कोई समझदार ना रहे, पढ़ा लिखा ना रहे, तब भी बाल श्रमिक बन जाते हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। देखिए इस संस्था को आपको नाम बताना है, प्लेटो के द्वारा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। फ्रोबल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। देखिए फ्रोबल की जो शिक्षण पद्धति
के बारे में अगर आपको बताएं तो फ्रोबल पहला शिक्षा शास्त्री जिसकी शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही गई थी। तो खेल के द्वारा शिक्षा देने की बात किसने बात किया था? फ्रोबल ने बात किया था। जो शिक्षण पद्धति के स्पष्ट दी, आप इस सीधा शब्दों में लिख सकते हैं ना कि जो फ्रोबल है उन्होंने पहली बार ऐसा तकनीक व्यवस्थित किया और बच्चों को बताया कि हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देंगे। फ्रोबल के अनुसार बालक की आत्म क्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पाते हैं, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। कि प्लेटो द्वारा अगर स्थापित संस्था का नाम हम बताएं तो प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक ऑफ और एकेडमी था। जो संस्थान इनके द्वारा स्थापित किया गया था यही था प्लेटोनिस्ट प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक और अकादमी था, जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था। अगला क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। तो प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुणों दोषों का उल्लेख कीजिए। किसकी बात करें? प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुणों को बताना है और दो दोष को बताना है। अगर हम सब प्रयोजनवाद के बाद बात करें तो गुण की बात करें तो सबसे पहले फायदा ही बता देते हैं आपको। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया था, जिससे शिक्षा में विचारों के अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता था। जो विचारों की अपेक्षा किस पे? जब क्रिया करने पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। ये तो फायदा हो गया। अब नुकसान बताते हैं आपको। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निहित उद्देश्य नहीं है। अब प्रयोजनवाद कहते थे कि जो शिक्षा होता है इसका कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया। देखिए, संस्कृति की बात नहीं किया गया था किसमें? प्रयोजनवाद में। इसे अवहेलना किया गया था। देखिए, बच्चा संस्कृति के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखता है, बहुत जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिका बताइए। की बात करें पर्यावरण संरक्षण में, अब आप दो भूमिका पूछें, आप इसमें चाहे तो 50 भूमिका लिख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हमको पर्यावरण का कैसे बचत करना चाहिए, विद्यालय की क्या क्या भूमिका हो सकती है। खुद से सोचिए, खुद से बनाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप एग्जाम दिए होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा ना क्वेश्चन कैसे लिखा बना के एग्जाम में बैठेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि कलम आपकी रुकनी नहीं चाहिए। अगर कलम रुकी तो फेल हो गए। मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे विद्यालय की कौन सा काम हो सकता है, कैसे निर्देश देना चाहिए विद्यालय को ताकि पर्यावरण संरक्षण रहे, कैसे मिलकर काम करना चाहिए, साफ सफाई कैसा करना चाहिए, इन सब के बारे में बताना चाहिए। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? इसकी बात करें, बुनियादी शिक्षा की बात करें। बुनियादी शिक्षा की अगर हम सब बात करें, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसे नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता था। हमने बताया था ना वो वर्धा जो सम्मेलन था उसमें महात्मा वर्धा अखिल भारतीय सम्मेलन जो था में उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। वही बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो आप जानते रहिए, महात्मा गांधी ने किया था। राज्य से क्या अभिप्राय है? राज्य, देखिए राज्य से अभिप्राय जो है उसको आपको बताना है। तो राज्य से जो अभिप्राय है, राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य में आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। देखिए, राज्य का मतलब होता है राज्य से क्या अभिप्राय है। देखिए, आप किसी राज्य में रह रहे हैं तो आपको वह राज्य सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आपको कोई मार रहा है तो पुलिस बनी है, चाहिए बताइए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मतलब राज्य आपको सुरक्षा देता है, आपको उस राज्य में स्वतंत्र रहने के लिए सुरक्षा देता है। हाँ, आप वहीं तक स्वतंत्र रहें जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता नहीं भंग हो रही है। जैसे आप रात में डीजे बजाएं, हम स्वतंत्र हैं, हम आप कुछ भी करें, आपसे नहीं मतलब है। लेकिन आपके डीजे बजाने की वजह से किसी की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, इसलिए आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित हो, फिर तब आप गलत कर जाएंगे। अब मल्टीमीडिया क्या है? अब मल्टीमीडिया आपसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं होगा। मल्टीमीडिया का यूजेस क्या है इसके बारे में अब देखिए, ऐसे टॉपिक जब आपको मिल जाते हैं आप 5 पन्ना छाप देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना है। मीडिया के बारे में आप एक नहीं 1000 पन्ना लिख देंगे तब भी आपको एक ही नंबर मिले। इस चीज़ आपको हर समय दिमाग में रहेगा कि रहना चाहिए, कितना भी लिख देंगे लेकिन उस हमको नंबर जो है एक नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा।
मल्टीमीडिया पूछा है, मल्टीमीडिया के बारे में आप 25-30 शब्द लिख दीजिए बस, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है मल्टीमीडिया क्या है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? इसकी बात करें, स्त्री शिक्षा की बात करें, स्त्री शिक्षा में प्लेटो ने महिला एवं पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू की थी। किसने किया था? प्लेटो ने। स्त्री शिक्षा, जिस उनका मानना था कि जैसे पुरुष को शिक्षा मिलती है उसी प्रकार से महिला को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, दोनों को समान रूप से माना था। दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा योजना बनाई गई थी। भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। भूमंडलीकरण क्या होता है वो परिभाषित करना है। कह रहे हैं भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जो आपका भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण से हम सब समझते हैं कि हमको कैसे अपने भूमंडल को बचाना है, किस प्रकार से, मतलब इसमें एक सम्मेलन टाइप होता है जिसमें आपको इन सब के बारे में चर्चा किया जाता है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? देखिए, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। लेकिन लैंगिक समानता आशय पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, जिम्मेदारी है, समान शिक्षा आदि सभी समान रूप से होते हैं। देखिए, लैंगिक समानता के क्या मतलब होता है, हम आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में बताते हैं, क्योंकि इससे आपके एग्जाम क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और हर बार पूछे गए तो इस बार भी पूछे जाएंगे। देखिए, लैंगिक समानता होता है कि हम लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। जैसे भी आप कभी नोटिस किए, कोई गेस्ट आए, कोई चाय बनाने के लिए बोलना है, किसे बोलते हैं? वाले जो होते हैं पहले किसे बोलते हैं? लड़के को या लड़की को? तो ऑफकोर्स लड़की को बोलते हैं बेटी जाके चाय बना। लड़का चाय नहीं बना सकता। ये जो है लैंगिक समानता नहीं है। लैंगिक समानता है मतलब दोनों लोग कर पाए। जैसे सब्जी लाना है, बेटे को बेटा जाओ मार्केट से सब्जी लेकर आओ, भी तो जा सकती है। क्या ऐसा कहीं लिखा गया है, कहीं प्रमाणित है क्या सिर्फ लड़कियां ही चाय बनाएंगी, लड़के ही मार्केट करेंगे? नहीं। यही लैंगिक समानता से होता है दोस्तों। जब हम इस तरीके से काम को दूर करेंगे तब जो लैंगिक रूढ़वादिता है वह दूर होगी। आप समझ गए ना लैंगिक समानता होता क्या है? जब दोनों को समान काम दिया जाए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? अब जन शिक्षा के बारे में आपको बताना है कि जन साधारण के जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना होता है। जन शिक्षा का मतलब क्या होता है? जन शिक्षा का मतलब होता है जन साधारण के जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, तथा स्वामी जी के अनुसार शिक्षा जिससे ऐसी हो जिसमें से बालक का शारीरिक और मानसिक आत्मिक विकास हो। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जिसमें बच्चे का आत्मिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इन सब का विकास हो। अब हम सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन को कवर करते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन की अगर हमसे बात करें तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में टोटल जो क्वेश्चन, टोटल कितने शब्दों में लिखना है? 75 शब्दों में लिखना है। अब 75 के बजाय आप 500 शब्द लिखने आएंगे, लेकिन आपको नंबर कितना मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। अगर हमको सिर्फ 2 ही नंबर मिल रहा है तो हम अपना 75 शब्दों से ज़्यादा क्यों लिखें? एग्जाम में बोला भी है आपको 75 शब्दों में लिखना है, इसलिए आप समझिए कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन बताना है, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। देखिए, शिक्षा की अवधारणा, उससे पहले समझिए कि शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा हमारे लिए क्यों उपयोगी हो, इसे आपको बताना है। और इसका हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो फिर हमको फायदा क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। तो जाहिर सी बात है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप शिक्षा किस लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप कहीं, आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके पास ही कोई अनपढ़ व्यक्ति खड़ा है, क्या जो सम्मान आपको मिलता है वो सम्मान उसको मिल पाता है? जिससे आप तार्किक बात कर पाते हैं, वह तार्किक बात कर पाता है बच्चा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने शिक्षा ग्रहण किया है, वह नहीं किया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम चाहें तो आपको पूरा पढ़वा दें, कैसे शिक्षा आप लीजिए, ऐसे आएगा लिखने के लिए। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी इसे लिख वो छाप डालिए, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, इसके आप लैंग्वेज के समझिए कि हमको क्वेश्चन लिखना कैसे है। पहले आप शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। शिक्षा बताइए कि शिक्षा कैसी होती है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, और हम इसका महत्व क्यों है, हमको इसका शैक्षिक लाभ क्या है, हानि क्या है। तो मतलब इन सब के बारे में आप डिटेल हेडिंग बना बना के लिखिए। तो आप हेडिंग दीजिए, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए या फिर उसे कॉमा में कर दीजिए, हाँ पता चले कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। अगला है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक होती है? देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है?
सबसे पहले आपको यह बता देते हैं इसमें कहाँ पे लिखा गया है कि सभी जो निःशुल्क बाल शिक्षा का प्रावधान है। अगर हम सब बात करें तो आईटी अधिनियम 2009 में जब आया दोस्तों, 6 से 14 वर्ष आयु के सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। यह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार है बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। ये आप जानते, देखिए अब अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है बालकों के विकास में। देखिए अब यहाँ से आप चाहेंगे तो इसके बारे में आप सब 100 शब्द लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप समझिए कि आईटी 2009 में यह जोड़ा गया कि यहाँ पे लिखा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। और यह किस प्रकार सहायक है, अब आप बताइए कि बच्चों को जब शिक्षा ग्रहण करेगा किस प्रकार सहायक, क्योंकि आप यहाँ बता सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके घर वाले बहुत, कुछ घर वाले तो बहुत अमीर होते हैं लेकिन कुछ घर वाले बहुत गरीब होते हैं, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप बच्चों के अगर निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, शिक्षा रहेगी, तो बच्चा पढ़ेगा, समझेगा कि हमारा अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा सम्मान क्या है, फिर वह पढ़ने के लिए अग्रसर होगा। इन सब की वजह से जो निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध कराना चाहिए, साथ में साथ जब बच्चा दोनों जितने भी क्लास में बच्चे हैं अगर उन सबके साथ पढ़ेगा तो उनकी संस्कृति, कल्चर सब सीखने का वह प्रयास, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। प्रोबल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है, हमने आपको बताया ना कि फ्रोबल के बारे में। देखिए दूसरा क्वेश्चन मिल गया, फ्रोबल के अनुसार आपको बताना है फ्रोबल जो है जो क्या मानते थे, बच्चे का सभी विकास कहना। फ्रोबल की दृष्टि से शिक्षा के मूल उद्देश्यों को बच्चों के संसार के आत्मिक एकता का ज्ञान कराना होता है, जिसमें उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक इन सब का ज्ञान कराना होता है। इसके अनुसार, फ्रोबल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। बुनियादी शिक्षा पर अगर हम सब प्रकाश डालें, इसकी बात करें तो बुनियादी शिक्षा का होता क्या है। बुनियादी शिक्षा का मतलब यही होता है ना बच्चे का संपूर्ण विकास हो, जहाँ पे उसे मानसिक, शारीरिक, यही सब बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है। इसे शिक्षा में नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है बुनियादी शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की स्पष्ट भूमिका स्पष्ट कीजिए। किसमें, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है कहेंगे। इसके बारे में आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है, कि कैसे पॉइंट बनाना है, कैसे क्या करना है। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए सामाजिक परिवर्तन में। अब इसके बता सकते हैं, बच्चा जब पढ़ेगा एक शिक्षक गाइड करेगा कि उसको समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से काम करना है, किसी क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जब ये बच्चा सीखेगा तो उसे समाज का बहुत अच्छा सा विकास होगा। यही होता है कि शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका ही दोस्तों एक बच्चों को जिस तरफ मोड़ना चाहे वो मोड़ सकती है। के बारे में आप जानते ही, इसे आप खुद से बना के लिखने का प्रयास करिए। सामाजिक परिवर्तन के एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए औपचारिक होता है, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब क्या होता है दोस्तों, औपचारिक मतलब होता है कि जहाँ पे बच्चा, कि औपचारिक और अनौपचारिक आप समझिए। जो औपचारिक होता है दोस्तों, औपचारिक का मतलब क्या होता है, और अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे क्रम के साथ सीखा जाए, व्यवस्थित सीखा जाए। अनौपचारिक मतलब कहीं पे भी दीजिए। औपचारिक दोस्तों आप कहाँ कहाँ पे सीख सकते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में जो चीज़ हम सीखते हैं वह औपचारिक है। यहाँ पे हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से सिखाया जाता है। लेकिन अनौपचारिक जैसे आप घर पे बोलचाल की जो भाषा है, बच्चा जैसे होता है वैसे बोलता है, तो ये आपके अनौपचारिक है। अब यह दोनों चीज़ अगर आपका अस्पष्ट हो गया, इससे आप इस बना के बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन रटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको हम बस बता दे रहे हैं कि यह औपचारिक का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक। औपचारिक मतलब होता है जो हम विद्यालय में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं। अनौपचारिक का मतलब जो हम घर पे सीखते हैं। अब इससे आप बना के लिखिए हम घर पे कैसे सीख पाते हैं, विद्यालय में क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। अब इसके उपाय बताइए। लेकिन अगर ऐसा ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम, यह क्वेश्चन आ रहा था हमें इसे बहुत सारे शब्दों में लिखना है। आपको इसको लिमिटेड शब्दों में लिखना है, 75 से 80 शब्द करिए, बस इससे ज़्यादा आप ना करिए। समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा है समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। आपको पता होगा दोस्तों जो शिक्षा है, शिक्षा में समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चा समाज से ही इंटरेक्ट करके सीखता है।
कि हमको समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या कहना है। वही करें, समाज से आप क्या समझते हैं। आप कह सकते हैं समाज के द्वारा बच्चे की शिक्षा में बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज के ही द्वारा बच्चे सीख पाते हैं कि हमको समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, इन सब के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, विवेचना कीजिए। मानवीय मूल्य जो है संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसकी विवेचना कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है। आपको पता होगा कि जो मानवीय मूल्य होता है, जैसे मानवीय मूल्य मतलब समझते हैं, जैसे हम किसी के प्रति दया दिखाना, किसी के प्रति निष्ठा रखना हो, किसी की मदद करना, यही होता है मानवीय मूल्य। तो यह जो है समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, और इसे संपूर्ण सृष्टि के लिए भी आवश्यक है। यही होता है मानवीय मूल्य। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 4 मुख्य विशेषता बताइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 4 मुख्य विशेषता हम आपको बता देते हैं। तो पर्याप्त छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना, विशेष रूप से कन्याओं के लिए क्रीड़ा खेलने की उपलब्ध कराना, खेल ग्राउंड की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक सुविधाओं का विस्तार करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डिग्रियों को नौकरी से अलग करना। डिग्री का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होना चाहिए, इसको भी अलग करना। यहाँ पे हम सब दोस्तों क्वेश्चन को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और दोस्तों को भी साथ शेयर करिए। यहाँ पे आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। इसके साथ आपको जो सजेशन है एग्जाम के पॉइंट बेस लेकर, अगर कोई आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट करिए, उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा। यह क्लास यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। आपसे फिर हम सब अगले क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों